दीपक नहाकर बाथरूम से बाहर निकला और आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर आ गया। तभी वहां पर शिवराज एक सोने के गिलास में कुछ काढ़ा उसके लिए लेकर आया। हुकुम, ये काढ़ा पी लीजिए, इससे आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ जाएगी और आपके शरीर की थकान दूर हो जाएगी और कल आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। कल हमारे कबीले का बहुत ही खास दिन है। ये कहकर शिवराज वहां से चला गया। काढ़ा पीकर दीपक आराम से अपने बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे वो सोच रहा था, अचानक से उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ गया। और फिर वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में सोचने लगा कि कैसे उसे उसके भद्दे रूप के लिए परेशान किया जाता था, कैसे उसके कॉलेज के लोग उसका मजाक बनाते थे, कैसे उसके सौतेले बाप ने उसे उसी के घर से बाहर निकाल दिया, कैसे उसके छोटे भाई ने उस पर हाथ उठाया। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक दीपक उस तलवारबाज लड़की के बारे में सोचने लगा कि किस तरह से ट्रेनिंग सेंटर में वो दीपक को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। अचानक दीपक फिर से गुजरे हुए कल में खो गया। फ्लैशबैक। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? दीपक के मुंह पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। खुद को देखा है कभी आईने में? मोटा कहीं का। कहाँ तू और कहाँ मैं? मेरे जैसी खूबसूरत राजकुमारी एक खूबसूरत राजकुमार डिजर्व करती है, तेरे जैसा बदसूरत धरती का बोझ नहीं। पूजा ने घमंड भरे लहजे में दीपक को आंखें दिखाते हुए कहा। पूजा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया स्टार बनी थी। एक इंटरव्यू से वो काफी हाईलाइट हुई थी। दीपक ने भी उसका इंटरव्यू देखा था। दरअसल रिपोर्टर के इस सवाल पर कि वो किस तरह के लड़के से शादी करना चाहती हैं, तो पूजा का कहना था कि वो एक सादा सिंपल लड़के से शादी करना चाहती हैं, जो देखने में अच्छा न हो, उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं तब भी चलेगा, बस उसका दिल अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर दीपक को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो बचपन से पूजा को पसंद करता था। वो दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। स्कूल टाइम में बस एक बार पूजा ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा था। दीपक उसकी मुस्कान में हमेशा के लिए खो गया था और दीपक को पूजा से प्यार हो गया था। इसलिए दीपक ने उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जिसमें पूजा ने एडमिशन लिया था। फ्लैशबैक खत्म। दीपक पूरी रात यही सब सोचते हुए दीपक की आंख लग गई। अगली सुबह दीपक को उठाने शिवराज आया और अपने साथ में एक ट्रॉली लेकर आया जिसमें तरह तरह के कपड़े थे, लेकिन ये कुछ अलग और रंग बिरंगी कपड़े थे। ऐसे कपड़े दीपक ने पहली बार देखे थे। हुकुम, आप तैयार हो जाइए, आज हमारे कबीले में एक महोत्सव है। हमारे कबीले में एक मेला लगता है जिसका शुभारंभ आपको अपने हाथों से करना है, शिवराज ने कहा। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ, दीपक ने कहा। दीपक तैयार हो गया और मेले का शुभारंभ करने के लिए शिवराज के साथ चल पड़ा। दीपक ने मेले का शुभारंभ कर दिया था और दीपक शिवराज के साथ मेले में घूम रहा था। तभी उसके सामने वही लड़की आ गई। पिताजी, उस लड़की ने चहकते हुए कहा, लेकिन उसका पूरा ध्यान दीपक पर ही था। ये देखकर दीपक थोड़ा असहज हो गया। ये मेरी बेटी है हुकुम, इसका नाम नैना है। दीपक नैना की ही तरफ देख रहा था और नैना हल्का सा मुस्कुराकर साइड में देखने लगी। नैना के गाल हल्के से लाल हो गए थे। तभी वहां पर किसी के चीखने की आवाज आई। मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला। एक औरत उसे मारे ही जा रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? शिवराज जी, चलिए चल के देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। चलिए हुकुम, शिवराज ने कहा। उन दोनों के साथ नैना भी थी जो ये सब देख रही थी। वो औरत उस आदमी को मारे ही जा रही थी। तभी वहाँ पर दीपक और शिवराज पहुँच गए। दीपक ने ये देखा तो उसका खून खौल गया और जवान औरत एक कमजोर बूढ़े को बुरी तरह से पीट रही है। ये सब क्या हो रहा है? रुक जाओ, क्यों मार रही हो उसे? दीपक ने चिल्लाकर कर कहा।
सब उसी की तरफ देखने लगे और वो औरत भी दीपक को गुस्से से देखने लगी। उस औरत ने बहुत सारे गहने पहन रखे थे और बहुत सारा मेकअप अपने चेहरे पर पोत रखा था। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? वो औरत दीपक को घूरते हुए बोली। शिवराज कुछ कहने ही वाला था, तभी दीपक ने अपने हाथ के इशारे से उसे रोक लिया। दीपक सोचने लगा, इसका मतलब ये है कि ये औरत और इस कबीले के बहुत से लोग हम लोगों को नहीं जानते, या शायद ये औरत मेले के शुभारंभ के दौरान यहाँ नहीं थी। इसका मतलब ये अभी अभी आई है। दीपक ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और पूछा, बाबा ये औरत आपको क्यों मार रही थी? मैंने कुछ नहीं किया। ये औरत मेरे पास आई और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तू है कौन और होता कौन है मेरे और इसके बीच में आने वाला? तुझे पता है इसने मेरे साथ क्या किया है? वो औरत बहुत घमंड में बोली। क्या क्या इसने? दीपक ने अनजान बनते हुए पूछा। हालांकि दीपक को पता था कि गलती उसी औरत की है, लेकिन फिर भी दीपक उस औरत के मुंह से सुनना चाहता था। ये साला गरीब मुझे खाना खाते हुए देख रहा था। साला भुक्कड़, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाते हुए घूरने की? ये सुनकर दीपक का दिमाग खराब हो गया। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब मैंने इन्हें खाते हुए देखा तो बस मेरा भी मन खाने को करने लगा। इतने में ये आई और मुझे पीटने लगी। इतनी सी बात अगर खाने को नसीब नहीं हो रहा है तो मर क्यों नहीं जाते कहीं पर? वो औरत इतराते हुए कहने लगी। चुप हो जा। दीपक ने उस औरत पर हाथ उठा दिया, जिसे देखकर वो औरत एकदम सहम गई। इतने में एक आदमी आया और उसने दीपक का हाथ पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बीवी पर हाथ उठाया? क्या दीपक दिला पाएगा उस बूढ़े आदमी को इंसाफ? क्या सजा दे पाएगा दीपक उस घमंडी औरत और उसके पति को? क्या होगा जब उन दोनों को पता चलेगा कि दीपक कौन है? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बीवी पर हाथ उठाया? एक लंबे चौड़े आदमी ने दीपक का हाथ पकड़ते हुए कहा। दीपक ने एक नजर उस आदमी की तरफ देखा और उस आदमी के हाथ को पकड़कर मोड़ दिया। छोड़ मेरा हाथ। वो आदमी छटपटाने लगा। छोड़ छोड़ मेरे पति का हाथ, वो औरत बोली। इससे पहले मैं तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूं, चाचा के पैरों में गिरकर माफी मांगो। ये सुनकर वो आदमी बोला, क्या मैं और मेरी बीवी इससे माफी मांगेंगे? ये 2 कौड़ी का बूढ़ा गरीब। उस आदमी के इतना कहते ही दीपक ने अपनी पकड़ और कस ली और उस आदमी का हाथ टूटने की आवाज आई। वो आदमी जोर से चिल्लाने लगा, तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। तू जनता नहीं तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरे पति का हाथ तोड़ दिया। इस जालिम ने मेरे पति का हाथ तोड़ दिया। वो औरत लोगों की तरफ चीखकर भीड़ को इकट्ठा करने लगी। अरे यहाँ तो गुंडागर्दी चल रही है, देखो बेचारे का कैसे हाथ तोड़ दिया। लोग इसी तरह से तरह तरह की बातें करने लगे। वो आदमी जमीन पर पड़ा हुआ बुरी तरह से छटपटा रहा था और चीख रहा था। शिवराज जी, इस आदमी को हॉस्पिटल लेके जाइए, दीपक ने तेज आवाज में कहा। जी हुकुम, शिवराज बोला। वहां की भीड़ ने जैसे ही ये सुना कि उनके सामने उनका नया राजा यानी हुकुम है, तो वो सब हक्के बक्के रह गए। ये है हमारा उत्तराधिकारी। भीड़ के लोग आपस में बातें करने लगे। वो आदमी और उसकी बीवी भी सन्न रह गए थे। हालांकि वो आदमी अभी भी बहुत दर्द में था। वहां पर कुछ लोग आए और उस आदमी को एक वैन में बिठाकर ले गए। दीपक और शिवराज दोनों वापस मेले में घूमने लगे। जब मेले का अंत हुआ तब शिवराज ने दीपक से विदा ली। हुकुम, अब मुझे इजाजत दीजिए।
ठीक है, दीपक ने कहा और अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू होनी थी। अगले दिन दीपक सुबह 5 बजे उठा और तैयार होकर ट्रेनिंग रूम की तरफ चल दिया। ट्रेनिंग रूम के अंदर उसे नैना दिखी। वो तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। वो तलवार को अपने हाथों से ऐसे घुमा रही थी जैसे उसके हाथों में बिजलियां घूम रही हों। फिर वो एक बोर्ड के पास चली गई और वहां पर तलवार से पोजीशन बना के खड़ी हो गई जैसे उसके सामने कोई दुश्मन हो। दूसरी तरफ एक टेबल पर ढेर सारी बंदूकें रखी हुई थी। एक आदमी उन बंदूकों के पास आया। उसने एक बंदूक उठाई, उसे लोड किया और फिर उसने नैना की तरफ निशाना साध दिया। ये देखकर दीपक कुछ बोलने ही वाला था, तभी उस आदमी ने गोलियां चला दी। एक राउंड में पूरी मैगजीन खाली कर दी। लेकिन दूसरी तरफ नैना ने अपनी तलवार से हर एक गोली को बहुत ही आसानी से रोक लिया। एक भी गोली उसे छू भी न सकी। ये देखकर दीपक का मुंह खुला का खुला रह गया। इतने में वहां पर शिवराज आ गया। आज आप कोई शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक व्यायाम का अभ्यास करेंगे, यानी आपको अपने मस्तिष्क को ताकतवर बनाना है। और मस्तिष्क को ताकतवर बनाने के लिए आपको करना होगा मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाना सीखना होगा। ये बताकर शिवराज और दीपक आमने सामने ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। आपको अपने दिमाग से हर एक ख्याल को निकालना होगा, सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी शांति। दीपक अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसके दिमाग में वही सब गलत जो उसके साथ हुआ वही चल रहा था। दीपक इसी तरह से 6 महीने तक ट्रेनिंग करता रहा और अब तो वो ध्यान लगाना भी सीख गया था। इससे उसकी शक्ति में 20% की बढ़ोतरी हो गई थी। एक दिन दीपक अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी अचानक उसने अपने कमरे में शिवराज को बुलावाया। हुकुम, आपने मुझे याद किया, शिवराज ने सर झुकाते हुए कहा। एक बात बताइए शिवराज जी, मैं अपने पुराने रूप में आ सकता हूँ क्या? दीपक ने पूछा। हुकुम, आप कभी भी अपने पुराने रूप में आ सकते हैं, शिवराज बोला। मुझे क्या करना होगा इसके लिए? दीपक ने सवाल किया। आपको अपने लॉकेट पर अपने खून की कुछ बूंदें डालनी होंगी, जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप अपने पुराने रूप में वापस जाएंगे, शिवराज ने समझाते हुए कहा। दीपक ने अपना लॉकेट निकाला और अपने हाथ में कट लगाने के लिए साइड से चाकू उठा लिया। नहीं हुकुम, आपको अपना हाथ उस चाकू से नहीं काटना है, बल्कि आपके में ही किनारों में ब्लेड्स लगे हुए हैं। अपने लॉकेट को किनारे से अंगुलियों के सहारे से पकड़िए और दबाव डालिए, शिवराज ने अपने हाथ के इशारे से समझाया। दीपक ने जैसे ही ऐसा किया, दीपक के हाथ में कट लग गया कि जैसे ही दीपक के खून की पहली बूंद उस लॉकेट पर पड़ी, वैसे ही वो अपने पुराने अवतार में लौट आया। शिवराज उसे ऊपर ने नीचे तक देखने लगा। दीपक को अपने पुराने अवतार में कुछ फर्क नजर आया। वो पहले से कुछ बेहतर दिख रहा था। हालांकि उसके नए अवतार के सामने ये पुराना अवतार कुछ भी नहीं था, लेकिन दीपक ये बात जानता था कि पहले से कुछ बेहतर हो चुका है। क्या मेरे नए रूप का मेरे पुराने रूप पर कोई फर्क पड़ सकता है? दीपक ने फिर से सवाल किया। जी हुकुम, आप जो ट्रेनिंग अपने नए रूप से करेंगे तो आपके पुराने रूप की भी ट्रेनिंग साथ साथ होगी, शिवराज ने जवाब दिया। अगर मैं अपने पुराने रूप से ट्रेनिंग करूं तो मेरे नए रूप पर फर्क पड़ेगा? दीपक ने सवाल किया। जी हुकुम, फर्क पड़ेगा। आप जो ट्रेनिंग करोगे उससे आपका नया रूप मजबूत बनेगा, लेकिन आपके पुराने रूप को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और साथ में इस काम में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपने अपने पुराने रूप को ताकतवर बना लिया तो आपके नए रूप की ताकत का पूरे ब्रह्मांड में कोई भी सामना नहीं कर पाएगा, शिवराज ने कहा। ये सुनकर दीपक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तो फिर ठीक है, कल से मैं अपने पुराने रूप से ही ट्रेनिंग करूंगा, दीपक बोला।
लेकिन हुकुम आपको चोट लग सकती है, कर इस काम में बहुत वक्त लगेगा। क्या होगा अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान? क्या दीपक कर पाएगा अपने पुराने रूप के साथ ट्रेनिंग? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। दीपक ने ये सोच लिया था कि वो कुछ भी करके अपने पुराने रूप को मजबूत बनाकर रहेगा, लेकिन समस्या सिर्फ एक थी, और वो थी कि नया रूप ताकतवर होने के बावजूद भी ट्रेनिंग करते करते थक जाता है, तो पुराना रूप जो हमेशा से कमजोर है, उसका क्या हाल होगा। अगले दिन सुबह 5 बजे ट्रेनिंग रूम में दीपक अपने पुराने अवतार में आया। उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये नया बंदा कौन है। दीपक के इस रूप को देखकर कुछ लोग तो आपस में तरह तरह की बातें करने लगे थे। हालांकि दीपक उनकी बातें सुन पा रहा था, लेकिन दीपक ने उनमें से किसी पर ध्यान नहीं दिया, बस वो अपने काम में लग गया। इतने में वहाँ पर शिवराज आ गया। सब लोग ध्यान से सुनिए, इनका नाम दीपक है और आज से ये हमारे साथ ट्रेनिंग करेंगे। सब लोगों ने दीपक को गुड लक कहा। नैना भी वहाँ मौजूद थी और दीपक को देखते ही उसने बुरा सा मुंह बना लिया। दीपक के इस पुराने रूप के बारे में केवल खुद दीपक और शिवराज ही जानता था, बाकी कोई नहीं जानता था और नहीं नैना को मालूम था। हालांकि अगर उसे पता होता तो शायद नैना इस तरह की हरकत न करती, और यही बात दीपक नोटिस कर ली थी, जिस वजह से वो मायूस सा हो गया था। आज एक नई बात उसने सीखी, हर लड़की को खूबसूरत पर्सनैलिटी वाले लड़के ही पसंद आते हैं, जिस वजह से लड़कियां भद्दे दिखने वाले लड़कों को गलत जज करती हैं। खैर, दीपक वापस आने कयालों में आया और उसने अभ्यास शुरू कर दिया। दीपक ने वैसे ही शुरुआत की जैसे वो रोज करता है, लेकिन वो आज कुछ कर नहीं पा रहा था। उसका पुराना रूप बहुत ही ज्यादा कमजोर था। शिवराज ने दीपक को नए तरीके से ट्रेनिंग दी, जहां वो सबसे पहले दीपक के शरीर की ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसे बाद दीपक को स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, फिर स्पीड। ये 3 बेसिक चीजें थी जो दीपक के शरीर को मजबूत बनाने के लिए जरूरी थी। आज की ट्रेनिंग दीपक के लिए सबसे हार्ड थी, जिस वजह से दीपक बहुत ज्यादा थक गया था। हालांकि और दिनों के मुकाबले आज सिर्फ 20% ही ट्रेनिंग की थी। दीपक अपने कमरे में आकर लेट गया। अपने बिस्तर के सिरहाने उसे एक गिलास में जड़ी बूटियों का काढ़ा दिखा, जो शायद शिवराज ने उसके लिए रखा था। काढ़ा पीकर दीपक अपने बिस्तर में लेट गया। लेटे लेटे अचानक दीपक को नैना की वो हरकत याद आ गई, जिसे याद करके दीपक ने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं अपने पुराने रूप को कभी बदल पाऊंगा? जवाब था, हाँ, मुझे बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि मुझे अपने पुराने रूप के सहारे से ही मुझे अपने दुश्मन से बदला लेना है। दीपक ने ये ठान लिया था कि अब वो अपने पुराने रूप को ताकतवर बनाएगा। अगली सुबह से दीपक ने कड़ा अभ्यास करना शुरू कर दिया। अगले 1 साल तक दीपक ने वो कर दिखाया जो किसी भी तरह के एक मामूली से इंसान के लिए नामुमकिन सा हो। उसने पिछले 1 साल से अपने नए रूप को नहीं देखा था। उसने अपने लॉकेट को जेब से बाहर निकाला और जैसे ही उसने अपना रूप बदला, वैसे ही वो खुद को आईने में देखता ही रह गया। उसके शरीर का एक एक हिस्सा जैसे किसी बॉडी बिल्डर की तरह लग रहा था। क्या बात है, मेरा शरीर तो बिल्कुल किसी फौलाद की तरह बन गया है, दीपक ने चौंकते हुए कहा। अब आगे की ट्रेनिंग उसे अपने नए रूप के सहारे से ही करनी है। अब उसे ट्रेनिंग रूम में नहीं बल्कि पहाड़ों और जंगलों में ट्रेनिंग करनी है। शिवराज दीपक को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले आया। वहाँ का तापमान भी बर्फ को जमाने वाला था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। दीपक एक बड़ी सी चट्टान के साथ साथ पंच और किक्स की ट्रेनिंग करने लगा। दीपक के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि उसने एक पंच में ही पूरी चट्टान को चकनाचूर कर दिया।
पंच मारने के बाद दीपक काफी देर तक कुछ सोचता रहा। फिर उसने आगे की ट्रेनिंग शुरू की। दीपक इसी तरह से पत्थरों और चट्टानों को तोड़ता रहा। दीपक की आज की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। अगले दिन दीपक और शिवराज पहाड़ों पर पहुंचे। आज शिवराज अपने साथ लकड़ी का एक बॉक्स लेकर आया था। दीपक चट्टानों के सामने आकर खड़ा हो गया और वो अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करने ही वाला था। तभी शिवराज ने उसे रोक दिया। आज आपकी ट्रेनिंग इन चट्टानों के साथ नहीं है, शिवराज ने कहा। दीपक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। शिवराज ने उस लकड़ी के बॉक्स को खोला। उसमें किसी पक्षी के छोटे छोटे पर थे। शिवराज ने एक पर उठाया, उस पर को हवा में उड़ा दिया और फिर अपनी पोजीशन ली और जैसे ही वो पर ऊपर से नीचे शिवराज की सीध में आया, शिवराज ने बिजली की तेजी से अपने पंच से उस पर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शिवराज का पंच इतना तेज था कि कब उस पंच ने पर के टुकड़े कर दिए दीपक को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। अब दीपक भी उसी तरह से ट्रेनिंग करने लगा, लेकिन वो पर के टुकड़े करना तो दूर उस पर को छू भी नहीं पा रहा था। दीपक जैसे ही उस पर को पंच मारता, वैसे ही उसके पंच से निकली हुई हवा से पर उसके पंच से दूर हो जाता। ये अभ्यास दिन ब दिन कड़ा होता जा रहा था और आज का उसका अभ्यास भी और दिनों के मुकाबले ज्यादा ही कठिन था। दीपक कई दिनों तक अपने पंच से पर को हिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा था। सैकड़ों पंचेस, हजारों कोशिशें, लेकिन सब नाकाम। दीपक दिन ब दिन मायूस होता जा रहा था और इन्हीं कोशिशों में उसे 1 महीना बीत गया। एक रात वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपने अतीत की यादों में खोने लगा। क्या दीपक कामयाब हो पाएगा अपने कड़े अभ्यास में? क्या उसे अपनी मंजिल मिलेगी? और क्या वो उन लोगों से बदला ले पाएगा जिन्होंने मिलकर उसकी जिंदगी को नर्क बनाया? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नावेल पर। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। दीपक अपने बिस्तर पर लेटकर अपने अतीत की यादों में खो गया। फ्लैशबैक। पापा, मैं नहीं कर पाऊंगा। 10 साल के दीपक ने अपने पापा से कहा, बेटा तुम अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, बस 2 बातें याद रखना। एक, तुम कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं हटोगे और दूसरी, खुद पर भरोसा रखना। दीपक के पिता ने उसे मोटिवेट करते हुए कहा। दरअसल दीपक के पिता उसे पेड़ पर चढ़ना सिखा रहे थे। दीपक को ऊंचाई से डर लगता था और वो कभी भी पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। इसलिए एक दिन उसके पापा ने उसके दिल से डर निकालने की ठानी और क्योंकि उनका मानना ये था कि अपने लक्ष्य से न हटो और खुद पर भरोसा रखो, इसी गुरु मंत्र के माध्यम से दीपक के पिता ने उसके दिल से ऊंचाई का डर बिल्कुल खत्म कर दिया। फ्लैशबैक समाप्त। दीपक सुबह 5 बजे से पहले ही उठकर पर को टुकड़े करने की ट्रेनिंग शुरू करने लगा। उसके पंचेस पहले से ज्यादा तेज हो गए थे। अचानक उसके अंदर से एक हल्की सी बिजली उसके मुक्के में समाई और एक ही पंच उस पर की धज्जियां उड़ गईं। ऐसा करने के बाद दीपक को अपने शरीर की नसों में बिजलियों का संचार होता हुआ महसूस हुआ। इसी तरह से दीपक ने कठिन से कठिन अभ्यास किया। दीपक को ये सब करते हुए 2 साल और गुजर चुके थे। आज आपका अभ्यास पूरा हुआ। अब आप पूरी तरह से जुंगा कबीले के सरदार बन चुके हैं। एक सैनिक भागता हुआ आया। हुकुम, हमारे कबीले के सीमावर्ती इलाके पर डायसन कबीले के सैनिकों ने हमला कर दिया है। अब वक्त आ चुका है आपको अपनी काबिलियत साबित करने का, शिवराज ने दीपक की तरफ देखते हुए कहा। जुंगा कबीला और डायसन कबीला अब से 50 साल पहले साथ में व्यापार करते थे। दोनों कबीले जादुई प्राचीन चीजों को खोजकर निकालते और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचा करते थे।
एक दिन डायसन कबीले का सरदार अजगर सिंह ने जुनगा कबीले के सरदार के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसमें उसने सरदार से इक्के की मांग की। सरदार, अगर आप चाहे तो मुझसे मेरे कबीले का सबसे बेशकीमती रत्न ले सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपको मुझे ये इक्का देना होगा, अजगर सिंह ने कहा। जुनगा कबीले के सरदार, जिनका नाम महेंद्र प्रताप सिंह था, उन्होंने अजगर को इस सौदे के लिए साफ इनकार कर दिया। वो किसी भी कीमत पर आने कबीले का सबसे ताकतवर हथियार नहीं देना चाहते थे। किसी और को इक्का देना मतलब अपनी गद्दी को दूसरे के हवाले करना, और ये बात अजगर सिंह बखूबी जानता था, और उसका इरादा जुनगा कबीले पर कब्जा करना था। 50 साल पहले जुनगा कबीले के सरदार महेंद्र प्रताप सिंह अचानक से कहीं गायब हो गए, और उनके साथ इक्का भी गायब हो गया था। अब जब इक्का मिल चुका है और जुनगा कबीले को उनका नया सरदार भी मिल चुका है, इसलिए अजगर सिंह किसी भी तरह से इक्के को हथियाने की कोशिश करेगा। अगर एक बार ये इक्का उसके हाथ लग गया तो यह कबीला ही नहीं बल्कि सारी दुनिया खतरे में आ जाएगी। अजगर सिंह का इरादा पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने का है। हुकुम अजगर सिंह बहुत ही खतरनाक है। उसका शरीर फौलाद का बना हुआ है, रफ्तार बंदूक की गोली से भी तेज है, और सबसे ताकतवर हैं उसके हाथ, जो किसी पत्थर की चट्टान को चंद लम्हों में पाउडर की तरह पीस सकते हैं, शिवराज ने कहा। दीपक और शिवराज मिलकर वहां पहुंच जाते हैं जहां अजगर की सेना मौजूद थी। दोनों ने मिलकर अजगर के 500 से ज्यादा लोगों को धूल चटा दी। अजगर की योजना थी कि जुनगा कबीले के कुछ लोगों को बंदी बनाकर उनके बदले इक्के की मांग की जाए, ताकि अपने लोगों को बचाने के लिए शिवराज इक्का अजगर के नाम कर दे। लेकिन दीपक और शिवराज ने मिलकर अजगर की योजना पर पानी फेर दिया था और सारे लोगों की अजगर की सेना से बचा लिया। दीपक बहुत हैरान था कि उसके अंदर इतनी ताकत आ गई है, और उसके मूव्स और रिफ्लेक्सेस भी पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं, और किस तरह से वो अजगर के आदमियों से लड़ रहा था। अजगर अपने कबीले के तख्त पर बैठा था। उसके सलाहकार और मंत्री सब उसके सामने अपनी अपनी कुर्सियों पर सर झुकाए बैठे थे। उस मामूली से लड़के ने कैसे मेरे 500 से ज्यादा सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। वो कल का आया हुआ लड़का मेरे सपने को रौंद नहीं सकता। जोर से चिल्लाते हुए उसने अपने एक हाथ से किसी सांप की तरह सामने सर झुकाए खड़े सिपाहियों में से एक को जकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। अजगर का हाथ बिल्कुल अजगर सांप की तरह ही था। अपने हाथ की ताकत से अजगर ने उस आदमी को इतनी तेज जकड़ा कि वो किसी चूने के टुकड़े की तरह पिस गया। ये सब देखकर वहां खड़े तमाम लोगों की हालत खराब हो गई थी। अजगर बहुत ही ज्यादा क्रूर था, और ये बात उसके कबीले के लोग ज्यादा बेहतर जानते थे। आज तक जितने भी लोगों ने अजगर के खिलाफ आवाज उठाई, अजगर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सब देखते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो अजगर के सामने नजर भी उठा सके। दूसरी तरफ दीपक ने शिवराज के साथ मिलकर अपने कबीले के लोगों को दूसरी जगह पहुंचा दिया था, और वो इलाका पूरी तरह से खाली करके वहां पर अपनी फौज को तैनात कर दिया, ताकि अगली बार अजगर के सिपाही जुनगा कबीले में घुसने की कोशिश करे तो उन्हें मुंह की खानी पड़े। हालांकि इस बार अजगर दोबारा हरगिज अपने कमजोर सिपाहियों को लड़ने नहीं भेजेगा, बल्कि वो अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं को लड़ने भेजेगा, क्योंकि वो किसी भी हाल में इक्के को हासिल करना चाहता है। उसका वर्षों का सपना है सारी दुनिया पर हुकूमत करना, लेकिन उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है जुनगा कबीला। क्या होगा जब दीपक और अजगर का आमना सामना होगा? क्या दीपक रोक पाएगा जगार को? आखिर इक्के में कितनी ताकत है जो अजगर उसे हासिल करना चाहता है? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।
अजगर को जब ये पता चला कि उसके सिपाहियों को जुनगा कबीले के नए उत्तराधिकारी ने धूल चटा दी है और साथ में अपने लोगों को भी बचा लिया है, तो उसके गुस्से का ठिकाना न रहा। मुझे वो इक्का चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, ये कहते हुए अजगर जोर से चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर मौजूद सारे लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और उसके महल के सारे शीशे टूट गए। ये सब देखकर पता लगता है कि अजगर कितना ताकतवर दुश्मन है, यानी दीपक का सामना किसी ऐसे वैसे दुश्मन से नहीं बल्कि अजगर से होने वाला है। दूसरी तरफ दीपक और शिवराज आपस में किसी मसले पर बात कर रहे थे। तभी अचानक दीपक ने शिवराज से कुछ पूछा। ये अजगर कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है? दीपक ने शिवराज से पूछा। हुकुम, आपसे पहले जो हमारे हुकुम महेंद्र प्रताप सिंह थे, उनके गायब होने का कारण यही अजगर सिंह था, शिवराज ने कहा। गायब होने का कारण? वो गायब कैसे हुए? दीपक ने सवालिया अंदाज में पूछा। 50 साल पहले अजगर सिंह और हुकुम महेंद्र प्रताप सिंह के बीच इक्के को लेकर काफी भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें अजगर सिंह बुरी तरह से हार गया। लेकिन उससे ये हार बर्दाश्त न हुई और उसने हमारे कबीले के कुछ लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें छोड़ने के बदले अजगर सिंह ने हुकुम महेंद्र प्रताप सिंह से इक्के को छोड़ने की बात कही, वरना ये सारे लोग मारे जाएंगे। हुकुम ने अपने लोगों को बचाने के लिए अजगर को वो इक्का दे दिया, लेकिन इक्का कोई हासिल नहीं कर सकता, बल्कि इक्का अपने पहनने वाले की अच्छाइयों के मुताबिक खुद चुनता है। अजगर सिंह ने इक्के को अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके मन में हमारे कबीले के लोगों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और उसने हमारे हुकुम के साथ और हमारे लोगों के साथ धोखा किया। और सबसे पहले उसने हमारे हुकुम को और एक एक करके उसने हर एक इंसान को खाई से नीचे फेंक दिया। इक्के में से अचानक एक शक्ति निकली और उसने अजगर सिंह के सीने पर एक जोरदार हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया और वो इक्का भी उड़कर खाई से नीचे चला गया। तब से इक्का और हमारे हुकुम का कोई पता नहीं था। पूरे 50 सालों तक हम अपने हुकुम को ढूंढते रहे। हमें पूरा भरोसा था कि हुकुम अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि ये इक्का अपने चुनने वाले की हर तरह से हिफाजत करता है और ये बात अजगर भी जानता था। हुकुम महेंद्र प्रताप सिंह हमारी दुनिया से आपकी दुनिया में पहुंच गए होंगे और हो न हो अजगर ने वहां पर भी अपने आदमी बिछा रखे होंगे। और एक बात और है, अजगर सिंह का पूरा शरीर ताकतवर है, बस उसके सीने का वो हिस्सा कमजोर है जहां पर इक्के ने हमला किया था। वो अपने सीने पर एक धातु का कवच पहनता है ताकि वो अपने उस हिस्से की हिफाजत कर सके। किसी तरह से अगर आप अजगर सिंह के सीने के उस हिस्से पर हमला करें तो वो जरूर मरेगा और हमारी सारी दुनिया तबाहो बर्बाद होने से बच जाएगी, शिवराज ने पूरी बात बताते हुए कहा। दीपक ने शिवराज से कहा, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द हमें अजगर सिंह को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा और उसके लिए हमें जल्द से जल्द उससे मुलाकात करनी होगी। एक काम कीजिए, आप अजगर को संदेशा भिजवाएं कि कल मैं उससे मुलाकात करूंगा, दीपक ने शिवराज से कहा। जी हुकुम, शिवराज ने जवाब दिया। शिवराज ने जगार सिंह को संदेशा भिजवा दिया। अजगर सिंह अपनी राजगद्दी पर विराजमान था। एक सैनिक अंदर आया। महाराज, पड़ोस के जुनगा कबीले का राजदूत वहां के महाराज का संदेशा लाया है और अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। इजाजत है, अजगर ने कहा। जुनगा कबीले का राजदूत अंदर आया। उसके हाथ में एक सुनहरा बक्सा था। महाराज, संदेश को खोलने की इजाजत चाहता हूँ, राजदूत ने कहा। इजाजत है, अजगर सिंह ने कहा। उस राजदूत ने उस सुनहरी बक्से को खोला। उसमें शिवराज की छाया प्रति नजर आई। उसमें शिवराज बोल रहा था, डायसन कबीले के सरदार को शिवराज का प्रणाम। कल हमारे महाराज हुकुम आपसे किसी जरूरी बात के तहत मिलना चाहते हैं। आप कल अपने महल में आने की हमें इजाजत दे। इजाजत है, अजगर ने उस सुनहरी बक्से की तरफ देखते हुए कहा।
उस राजदूत ने बक्सा बंद किया और झुककर प्रणाम करके वहां से चला गया। अगले दिन दीपक और शिवराज अपने कुछ सैनिकों के साथ महल से बाहर आए। बाहर कुछ इंपोर्टेड कार्स खड़ी हुई थी। दीपक ये देखकर चौंक गया। उसने सोचा था कि उसके लिए घोड़ा और बग्गी जैसी सवारियां होंगी। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये कबीला आधुनिक चीजों का भी इस्तेमाल करता है। हालांकि उसे तब शक तो हुआ था जब उसने नैना को बंदूकों के साथ ट्रेनिंग करते देखा था, लेकिन उसने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। खैर, वो कार में बैठ गया और कार चल पड़ी। 3 घंटे के सफर के बाद जुनगा कबीले की हद आ गई और डायसन कबीले की हद शुरू हो गई। वहां पर कुछ सैनिक खड़े थे। उन्होंने जुनगा कबीले की गाड़ियां देखकर उन्हें अंदर जाने दिया, क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। डायसन कबीला जुनगा कबीले के मुकाबले छोटा था, इसलिए उन लोगों को अजगर सिंह के महल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अजगर सिंह का महल बिल्कुल किसी पुराने बरगद जैसा था, जिस पर ढेर सारे पत्थर के अजगर बने हुए थे। वो सारे के सारे लोग महल के अंदर दाखिल हो गए। शिवराज सबसे आगे चल रहा था और दीपक ठीक उसके पीछे। दीपक की नजर अजगर की तरफ गई तो वो उसे ही देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन दोनों ही के दिलों में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। आगे चलकर शिवराज ने एक बड़ी सी कुर्सी की तरफ इशारा किया। हुकुम, आप यहाँ आकर बैठ जाइए। दीपक उसी कुर्सी पर बैठ गया। अजगर की नजर एरफ और सिर्फ दीपक के गले में पड़े हुए इक्के पर गई और वो ललचाई हुई नजर से इक्के को देख रहा था और मन में सोच रहा था, आज शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ गया है। आज मैं इसका वो हाल करूँगा कि कोई भी इक्का पहनने लायक नहीं बचेगा। इसे मारकर मैं इक्का हथिया लूंगा। क्या दीपक अजगर को इक्का दे देगा? क्या अजगर के बिल में जाकर दीपक ने कोई गलती कर दी? क्या होगा जब दोनों का मुकाबला होगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब पाने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। अजगर सिंह दीपक से उसका इक्का छीनने के बारे में सोच रहा था और मन ही मन मंसूबे बना रहा था कि किस तरह से वो दीपक को अपने जाल में फंसाकर उसे मौत के घाट उतार देगा और उससे इक्का हथिया लेगा। लेकिन उसके लिए अजगर सिंह को दीपक को बातों में फंसाना होगा, क्योंकि पिछली बार जब अजगर सिंह ने इक्का हथियाने की कोशिश की थी तब इक्के के द्वारा ही अजगर सिंह को एक ऐसा घाव मिला जिसका आज तक इलाज न हो पाया। अजगर दीपक और शिवराज के लिए खाने के बढ़िया बढ़िया इंतजाम करता है और उन दोनों को खाना खाने के लिए अपने डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। जब वो लोग टेबल पर बैठ जाते हैं तब उनके बीच बातचीत शुरू होती है। जुनगा कबीला बहुत ही विशाल कबीला है और हमारा डायसन कबीला आपके कबीले के मुकाबले बहुत छोटा है, तो हुकुम, क्या मैं जान सकता हूँ कि हुकुम को हमारे छोटे से कबीले के मामूली सरदार से मिलने की कोई खास वजह है? अजगर ने दीपक से सवाल करते हुए कहा। दीपक और शिवराज एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि एक राक्षस भी इतनी मीठी बातें कर सकता है। एक शासक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहे और अपना व्यापार बढ़ाएं। दीपक ने अजगर की तरफ देखते हुए कहा। तो ठीक है, आज मैं आपको अपने कबीले के सबसे कीमती सामान के दर्शन कराता हूँ। अजगर ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा। ठीक है महाराज, हम देखना पसंद करेंगे, दीपक ने कहा। और वो सब लोग अजगर के साथ उसके महल में मौजूद एक पुराने संग्रहालय की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें बहुत सारे कीमती जवाहरात और पेंटिंग्स मिली जो महल की दीवारों पर सजी हुई थी। तभी दीपक की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जिसके बारे में उसने कॉलेज में सुन रखा था कि ये बोलने वाली पेंटिंग है
और जिसके पास ये होती है वो इस पेंटिंग से दुनिया का कोई भी सवाल कर सकता है और ये जवाब देती भी है, चाहे वो भूतकाल से संबंधित हो, भविष्य से संबंधित हो या फिर वर्तमान से संबंधित हो। लेकिन ये पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के सवालों के जवाब देती है जो जिसके दिल में सच्चाई हो, जो दूसरों की मदद करता हो। दीपक ये सोच ही रहा था कि अजगर उसे देखने लगा और उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वो दीपक को देखकर समझ गया था कि उसे इस पेंटिंग के बारे में पता है। हालांकि ये पेंटिंग अजगर सिंह के कभी काम न आई क्योंकि वो एक राक्षस है, उसके दिल में झूठ और मक्कारी भरी पड़ी है। अजगर दीपक को अपने संग्रहालय में ले आया। दीपक ने देखा कि वहाँ पर एक से एक सामान मौजूद था। अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता तो इतनी दौलत इकट्ठा होती जितनी एक देश के पास मौजूद होती है। एक देश की डूबती अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा किया जा सकता था। हुकुम, ये सारी दौलत आपकी हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी इस हर एक धरोहर की कीमत अरबों रुपए में है। अजगर ने कहा, ये सब आप मुझे क्यों दे रहे हैं? दीपक ने सवाल करते हुए कहा, बदले में मुझे आपसे एक मामूली सी चीज चाहिए जो इस वक्त आपके पास मौजूद है। अजगर ने लालच से दीपक के इक्के की तरफ नजर डालते हुए कहा। दीपक समझ गया था कि अजगर सिंह क्या चाहता है, लेकिन वो जानबूझकर नासमझ बन रहा था। मैं कुछ समझा नहीं, दीपक ने अजगर सिंह की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए कहा। हुकुम, मुझे आपका इक्का चाहिए और बदले में आप मेरी ये सारी प्राचीन चीजें ले सकते हैं। आप वो पेंटिंग भी ले सकते हैं जो आपने बाहर देखी थी। आपको पता है वो पेंटिंग ब्रह्मांड के सारे राज जानती है और वो आपके बहुत काम आने वाली है। दीपक ने अजगर की तरफ देखा और अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। अजगर ने दीपक से थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मैंने कोई मजाक किया है आपसे जो आप इस कदर हंस रहे हैं। जो आप मुझसे कह रहे हैं वो किसी मजाक से कम है, दीपक ने हंसते हुए कहा। मतलब मैं आपको अपनी सारी प्राचीन विभूतियां देने को तैयार हूँ, वो मजाक है? अजगर ने अपनी नजर पैनी करते हुए कहा। आपने कहा कि आपको मुझसे एक मामूली सी चीज चाहिए और उस मामूली सी चीज के लिए आप मुझे अपने कबीले की सबसे कीमती चीजें देने को तैयार हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है? दीपक ने इतराते हुए कहा। ये सुनकर अजगर झेंप गया। वो मैं ये कह रहा था कि अगर आप मुझे ये इक्का दे दें तो बदले में मैं आपको अपने आधे से ज्यादा कबीले का मालिक बन दूंगा। अजगर ने अपने सौदे की कीमत बढ़ाते हुए कहा। आज मुझे पता चला कि मेरा ये इक्का कितना कीमती है। दीपक ने अपने गले में टंगे इक्के को अपने हाथ में लेते हुए कहा। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों आपस में लड़ते हैं। अगर मैं जीता तो तुम्हारा पूरा कबीला मेरा हो जाएगा और अगर मैं हार गया तो मैं ये इक्का तुम्हारे नाम कर दूंगा और हमेशा के लिए अपना कबीला छोड़ दूंगा। दीपक ने अजगर के सामने शर्त रखी। अजगर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और ये सोचने लगा कि ये बेवकूफ तो खुद ही मरने के लिए मेरे जाल में आ गया। ठीक है, मुझे मंजूर है। कल सुबह 9 बजे आपके और मेरे बीच में लड़ाई शुरू होगी। अजगर सिंह बोला। ठीक है, कल सुबह, दीपक ने जवाब दिया। आज रात आप हमारे मेहमान हैं। सिपाही, इन्हें इनका कमरा दिख दो। अजगर ने दीपक की तरफ देखते हुए कहा। दीपक और शिवराज अपने कमरे में आ गए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और एक दूसरे को अंगूठे के इशारा किया। अगली सुबह 9 बजे लड़ाई के मैदान में दीपक और अजगर आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक दीपक भागते हुए आया और अजगर के मुंह पर एक मुक्का मारा, लेकिन उसके मुक्के का अजगर पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर दूसरा पंच मारा, लेकिन इस बार भी अजगर पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। अजगर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई और अचानक उसके दोनों हाथ अजगर सांप जैसे बन गए। तभी अजगर ने दीपक पर अपने एक हाथ से जोरदार हमला किया।
जिसके पड़ते ही दीपक 20 मीटर दूर तक घिसटता हुआ जा गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। ये देखकर अजगर मैदान में जोर जोर से हंसने लगा। ये देखो, नया चूजा मुझ जैसे परम प्रतापी सम्राट के सामने लड़ने आया है और मेरे एक ही मुक्के में जमीन की धूल चाट रहा है। बच्चे, आज मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपने इस कबीले के खूंखार जानवरों के आगे खाने के लिए डाल दूंगा। क्या अजगर दीपक को मार डालेगा? क्या दीपक अजगर के हमलों का पलटकर जवाब देगा? और इतना ताकतवर होते हुए भी दीपक अजगर को अपनी जगह से जरा सा भी क्यों नहीं हिला पाया? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर।